दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी को रावण के तौर पर एक तस्वीर या कहें एक कार्टून के जरिए बीजेपी ने यूं ही नहीं दिखाया। सच तो यह है कि एक लंबी यात्रा राहुल गांधी ने जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की, उस दौर में जो तस्वीर राहुल गांधी की उभर कर आई वो आज भी भारतीय जनमानस के मानस पटल पर है। देश और दुनिया ने उस तस्वीर को देखा और वो मानस पटल पर इसलिए है क्योंकि भारत की राजनीति और राजनेताओं के सरोकार इस देश की जनता के साथ रहे ही नहीं है। और राजनीति को लेकर जनता के भीतर, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की राजनीति हो, उसको लेकर जनता के भीतर कोई प्रेम नहीं उमड़ता है, वह उससे घृणा करती है। उसको लेकर उसके भीतर एक गुस्सा है। यह गुस्सा शाइनिंग इंडिया के काल के दौर में भी था और यह गुस्सा मनमोहन सिंह की आवारा पूंजी को लेकर भी था और यह गुस्सा मौजूदा वक्त में मोदी सत्ता को लेकर भी है। तो सवाल था, इस पूरी राजनीति के प्रक्रिया में कोई ऐसा नेता जनता के साथ और जनता के साथ जुड़ता हुआ क्या दिखाई देगा? और ध्यान दीजिए, तो भारत जोड़ो यात्रा ने यूं ही कांग्रेस को बदला नहीं है या यूं ही राहुल गांधी की छवि को नए तरीके से गढ़ा नहीं है। उसके पीछे इस देश के लोगों के साथ सरोकार वाले वक्तव्य रहे हैं, सरोकार वाली तस्वीरें रही हैं। और वह तस्वीर और वो छवि इस देश में कैसे तोड़ी जाए या कैसे टूट जाए, इसको लेकर बीजेपी हो या कहें बीजेपी का आईटी सेल हो या फिर इस देश के भीतर का मेन स्ट्रीम मीडिया ही क्यों ना हो, राहुल गांधी की छवि को जो गढ़ी जा चुकी है उसको तोड़ा कैसे जाए, इस दिशा में बीजेपी का यह एक राजनीतिक प्रयास आप कह सकते हैं। और इस तरीके के पोस्टर वार जरूर होते हैं, लेकिन क्या कोई कह सकता है कि 9 बरस सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी को अब अपनी छवि गढ़ने की जगह दूसरे की छवि को धराशायी करने की जरूरत आन पड़ी है? और अगर ऐसा हो चला है तो इसके पीछे की राजनीति कहती क्या है? क्या वाकई इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा चुनाव नहीं जिता सकता है? उनकी जो अपनी राजनीतिक उपलब्धियां हैं उसके जरिए वोट नहीं मिलेंगे बीजेपी को? तो क्यों नहीं राहुल गांधी की उस छवि को धराशायी किया जाए जो छवि लोगों के बीच बसती है? और शायद यही वजह तो नहीं है जिस वजह से एक नई छवि गढ़ने का प्रयास एक बार फिर से बीजेपी ने शुरू किया है। हमें लगता है बात इसके और गहरी है, क्योंकि पहली बार भारत की राजनीति के भीतर नैतिक आधार पे कोई राजनीति अगर कर रहा है तो वो राहुल गांधी है। और राहुल गांधी राजनीतिक ताकत के तौर पर उभर जरूर रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिए वह उस रियल पॉलिटिक्स से दूर है जो रियल पॉलिटिक्स सत्ता चाहती है। और राहुल गांधी जिस तरीके से अलग अलग तबके या समुदाय के भीतर इस दौर में नजर आते हैं, तो कोई भी आकलन बहुत सीधा कर सकता है कि राहुल गांधी अभी भी इस देश का नेतृत्व या इस देश की गद्दी को संभालने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे, बल्कि वह एक विचारक की दृष्टि से अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। यानी आने वाले वक्त में इंडिया अगर सत्ता में आती है तो कौन शख्स प्रधानमंत्री बनेगा, किस शख्स के जरिए इस देश में एक नया प्रधानमंत्री मिलेगा, लेकिन उसके ऊपर एक नैतिक दबाव होना चाहिए। यह नैतिक दबाव क्या राहुल गांधी का होगा? और राहुल गांधी ने खुद को इसी तर्ज पर इस दौर में बनाया और गढ़ा है। आप कह सकते हैं यह भी सही है, लेकिन इस दौर में चूंकि जिक्र हमेशा प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों का होता है, प्रधानमंत्री की नीतियों के आश्रय उनकी उस राजनीतिक जमीन का होता है, तो क्या उस जगह पर प्रधानमंत्री फेल हो चले हैं? और अब बीजेपी हो या आरएसएस या बीजेपी का आईटी सेल हो या इस देश का मेन स्ट्रीम का मीडिया, उसे भी महसूस होने लगा है कि दरअसल मोदी के चेहरे और उनकी चकाचौंध या उनके कद के आश्रय बीजेपी चुनाव जीत नहीं सकती है। तो क्या वो एक नए नैरेटिव को बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं? लेकिन क्या जो नैरेटिव इस देश के लोगों के साथ जुड़कर बना है वह एक झटके में पलट जाएगा? हमें लगता है आज इसके असल परीक्षण की जरूरत है। और यह जरूरत इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अपने 10वें बरस में, जब वो प्रधानमंत्री के तौर पर हैं, चुनावी बरस में है, इस दौर में अगर उनकी तमाम नीतियों को लेकर पुराने पन्नों को खंगालेंगे तो हो सकता है आपको यह लगने लगे कि 10वें बरस चुनाव में जाते वक्त प्रधानमंत्री मोदी
खुद को सामने कैसे लाकर रख सकते हैं और खुद को सामने लेकर आएंगे तो उन्हें वोट देगा कौन? क्योंकि इस देश के अलग अलग मुद्दे, अलग अलग समुदाय के भीतर की अलग अलग परेशानी और विपक्ष का एकजुट होना शायद मैथमेटिक्स के लिहाज से बीजेपी के अनुकूल नहीं है। लेकिन एक बड़ी बात यह हो गई है कि विपक्ष की राजनीति की अगुवाई अगर राहुल गांधी करते हुए नजर आ रहे हैं और यह हर किसी को लगने लगा है कि दरअसल राहुल गांधी हैं तो इंडिया है और इंडिया का मतलब राहुल गांधी है, तो फिर छत्रपों की अपनी राजनीति भी इस दौर में मायने नहीं रखती है। तो क्या राजनीति को साधने के लिए राहुल गांधी को निशाने पर लेने की जरूरत अब बीजेपी को महसूस हो चुकी है? बीजेपी इस दौर में किस परिस्थिति से गुजर रही है, हमें लगता है पहले उसकी परिस्थितियों को आप एक क्षण के लिए जरा समझ लें। आरबीआई की आज ही रिपोर्ट निकल कर आई। आरबीआई 3 दिन की मॉनेटरी बैठक कर रही थी कि रेपो रेट बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे। उसने कहा रेपो रेट नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो उसके द्वारा कही गई वो साफ तौर पर था कि इस दौर में लोगों के पास पैसा नहीं है। इस दौर में लोग बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से लोन उठाना चाहते हैं और इतनी बड़ी तादाद में लोन उठा रहे हैं। अगर इस बरस के अप्रैल से अगस्त तक को ही देखें तो लगभग 7 लाख करोड़ रुपया जो है उन्होंने पर्सनल लोन के तौर पर लिया है और पिछले साल की तुलना में पिछले साल लगभग 36 लाख 47 करोड़ था जो क्रेडिट था, टोटल जो लोन का क्रेडिट था, पर्सनल लोन का क्रेडिट था, वह इस बरस बढ़कर 47 लाख 70 हजार करोड़ हो गया, यानी कुल 11 लाख करोड़ से ज्यादा पर्सनल लोन लिया गया है। लेकिन आरबीआई यही नहीं रुकता है, वो साफ कहता है कि अब इस पर निगरानी रखने की जरूरत है। किसी भी तरीके की कोई ढील मत दीजिए, क्योंकि अगर वो एनपीए में तब्दील होगा तो यहां मुश्किल, और पर्सनल लोन लेकर ही लोग जिंदगी जी पा रहे हैं। यह मैसेज इस देश की इकोनॉमी के लिए और इस सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए यह सही नहीं है। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें साफ तौर पर नजर आता है इससे पहले पीपीएफ का पैसा इस देश की जनता निकाल रही थी। दूसरी परिस्थिति पर्सनल लोन लेने की आ गई। यह इंडिविजुअल लेवल की परिस्थिति का जिक्र इसलिए है क्योंकि छवि जो बनती है वह साफ तौर पर छवि अक्सर किसी एक नेता की बनती है और तभी वह लीडर के तौर पर खड़ा हो पाता है। इस दौर में पिछले 9 बरस में प्रचार के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी छवि जो मेन स्ट्रीम मीडिया को पैसा दे देकर गढ़ी। पैसा देने का मतलब है कि सरकार का प्रचार का बजट पिछली तमाम सरकारों के रिकॉर्ड को तोड़ता चला गया और इतने करोड़ रुपए, अरबों रुपए प्रचार में फूंक दिए गए कि नीतियां पीछे रह गई। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर सामने आकर खड़ी हो गई। तो क्या यह पहली बार संकट है कि अपनी ही तस्वीर से जी चुराते हुए या अपनी ही तस्वीर को पीछे कर कर अब किसी बनी हुई छवि को तोड़ने का प्रयास हो रहा है? और इसीलिए जो तस्वीर हमने पीछे लगा रखी है, क्या यह तस्वीर इसीलिए है? हमें लगता है एक क्षण के लिए आपको उस तस्वीर की याद हमको दिलानी चाहिए जो भारत जोड़ो यात्रा के दौर में बनी थी। वो तस्वीर क्यों थी? क्योंकि उस वक्त राहुल गांधी लोगों के बीच थे। वह क्यों थे इस दौर में? क्या नेता लोगों के बीच नहीं रहते हैं? नहीं रहते हैं। उनके अपने कोई सरोकार जनता से जुड़े हुए नहीं रहते हैं और लोगों के बीच जाकर उनकी तरीके का जिंदगी जीने का तरीका, हमें लगता है एक चीज और भी याद कीजिए। जिस समय इस देश में महात्मा गांधी ने आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसमें विदेशी कपड़ों की होली जलाई जा रही थी, तो वो सफर कर रहे थे तमिलनाडु में मैसूर के इलाके में और रेलवे के कंपार्टमेंट में जनरल डब्बे में बैठे थे। उन्होंने जब संवाद बनाया लोगों से तो लोगों ने कहा हम अपने कपड़ों को कैसे जला दें, जो स्वदेशी का मंत्र देकर चलना चाहते थे या खादी का मंत्र जो उस वक्त महात्मा गांधी दे रहे थे। लोगों ने कहा हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम खादी भी खरीद पाए, हमारे पास कुछ है ही नहीं। और जब महात्मा गांधी ने उन्हें देखा कि किसी के भी शरीर पर उस तरीके के पूरे कपड़े नहीं थे जो सामान्य तौर पर शहरों में लोग पहनकर निकलते हैं, तो उसके बाद उन्होंने धोती भी त्याग दी, अपना ऊपर का वस्त्र भी त्याग दिया और उसके बाद वह आधी धोती में आ गए।
क्योंकि उनका कहना था मैं कितने लोगों को इस रूप में कपड़े दे सकता हूं, क्यों नहीं मैं इनकी तरह हो जाऊं। और जब वो लोगों की तरह हो गए, उसके बाद लोग उनके बताए रास्ते पर चल पड़े। इस छवि को अंग्रेज चाहकर भी तोड़ नहीं पाए, इस छवि को जिन्ना भी नहीं तोड़ पाए, इस छवि को हिंदू महासभा भी नहीं तोड़ पाई। ये एक ऐसी छवि थी जो लोगों के साथ जुड़ती है। और इसीलिए जब हम इस तस्वीर का जिक्र कर रहे हैं तो एक क्षण के लिए इस तस्वीर को देखिए। लोगों के बीच है, तिरंगा है, राष्ट्रवाद का नारा है, उनके सरोकार हैं, उनकी जिंदगी की जरूरतों से लगातार संवाद हो रहा है। क्या ये एक ऐसी परिस्थिति है जो नए तरीके से तोड़ने की परिस्थिति में भारत की राजनीति आ गई? और क्यों आ गई? हमने एक आरबीआई की रिपोर्ट बताई। दूसरी रिपोर्ट देखिए डिसइन्वेस्टमेंट की रिपोर्ट, जो सरकार की कहती है डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर सरकार कैसे फेल हो गई। इस फाइनेंशियल ईयर में टारगेट है 51,000 करोड़ का, लेकिन अभी तक 5,600 करोड़ का ही डिसइन्वेस्टमेंट हो पाया है। पिछले बरस टारगेट था 65,000 करोड़ का, लेकिन निकला कितना? 35,000 करोड़ रुपए। उससे पिछले साल 1,75,000 करोड़ का टारगेट था, लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट कर पाए 13,534 करोड़ का। कोविड काल के दौर में तो मुश्किल थी, उस वक्त टारगेट 2,10,000 करोड़ का था, लेकिन सिर्फ 32,000 करोड़ का ही डिसइन्वेस्टमेंट हो पाया। लेकिन कोविड से पहले 1,05,000 करोड़ का टारगेट था, जो 19-20 का बरस था, उसमें 50,000 जो मैक्सिमम गया था वह पा पाए। यानी आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी फेल हो रही है। अब आप क्या करेंगे? जब आपके नैरेटिव्स जो आप बनाना चाहते हैं, लेकिन अपने बनाए नैरेटिव्स को आप ही तोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? क्योंकि जनता के भीतर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो इस दौर में नैरेटिव्स बने हुए थे, वह खूब कहते हैं, सब कुछ कह देते हैं, सब कुछ ट्रांसपेरेंट रखते हैं, इस देश के लोगों से जुड़ जाते हैं, उनको लेकर नीतियां बनाते हैं और ऐसे ऐसे फैसले करते हैं जो लोगों से जुड़े हुए होते हैं। हमको लगता है एक क्षण के लिए इस प्रधानमंत्री का नैरेटिव इस 10वें बरस, जो चुनावी बरस है, यहां आकर क्यों टूटने लगा है, लड़खड़ाने लगा है? इसकी वजह एक है। अगर आप ध्यान दीजिए तो राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा, 2 बरस की सजा, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया एक झटके में सुप्रीम कोर्ट आकर डगमगा कर गिर गई, धराशायी हो गई। सबको लगा सरकार ने ये क्या किया, घर तक छीन लिया। ये पहला नैरेटिव था जिसमें विपक्ष को लेकर हानि हो रही थी, क्योंकि ये तस्वीर उभर चुकी थी इस देश के भीतर और इस तस्वीर को लेकर एक परेशानी थी। इसीलिए इस तस्वीर की एवज में इस दूसरी तस्वीर को लाया गया और कहा गया कि आप राहुल को इस रूप में देखिए और इसके जरिए समझिए कि आप किसके साथ खड़े हैं। लेकिन सवाल इस तस्वीर का नहीं है, उस नैरेटिव का है जो नैरेटिव इस दौर में बन रहा था। और इस नैरेटिव ने एक पहला मैसेज दे दिया। जिस तरीके से राहुल गांधी का सरकारी बंगला लिया गया, संसद सदस्यता रद्द की गई, अदालत ने जो 2 बरस की सजा दे दी, सब कुछ क्या मैनेज चल रहा था? एक साजिशतन चीजें चल रही थी। यह सवाल इसीलिए इस तस्वीर के साथ ही नैरेटिव एक झटके में इस देश के भीतर उलट जाता है। लेकिन एक बात और आपके जहन में आनी चाहिए कि राहुल गांधी का जब जिक्र हो रहा है तो उसके साथ सोचिए किसानों को लेकर। किसान इस देश में 60% आबादी किसानी से ही जुड़ी हुई है और उनके लेकर रिफॉर्म का जिक्र, यानी सुधार का जिक्र कर रही है सरकार, लेकिन किसान उसको काला कानून मान रहा है और आखिर में माफी मांगकर सरकार वापस लेती है। दूसरा नैरेटिव धराशायी होता है। तीसरा नैरेटिव सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने की चाहत, चाहे चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का मसला हो, चाहे दिल्ली सरकार को दी गई ताकत को खत्म करने की परिस्थितियां हो। यह एक तीसरी परिस्थिति थी कि इस देश के भीतर कोई इंस्टीट्यूशन मैटर नहीं करता है। उसके बाद जो प्रधानमंत्री हर मुद्दे पर बोलते थे, खूब बोलते थे, एक झटके में मणिपुर तक आज तक नहीं बोल पाए। अडानी कांड को लेकर खामोशी ऐसी बरती कि जैसे लगा ही नहीं कि इस देश में एक झटके में 12-13 लाख करोड़ का वैल्यूएशन गलत तरीके से शेयर बाजार में हो रहा था। प्रधानमंत्री ने चुप्पी थाम ली। अपने ही सांसदों को लेकर, चाहे वो टेनी हो चाहे ब्रजभूषण हो, दोनों को लेकर प्रधानमंत्री की चुप्पी भी चौंकाने वाली इस देश के लिए रही। लेकिन उससे भी पहले जब चले जाइएगा तो सुप्रीम कोर्ट के भीतर जब राफेल घोटाले का मामला पहुंचा और पेगासस जो जासूसी हो रही थी वह मामला पहुंचा, तो सरकार की तरफ से वकील ने क्या कहा? हम कुछ नहीं बताएंगे। लास्ट आर्गुमेंट यही कहता है, नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, हम कुछ नहीं कहेंगे। यह एक नई परिस्थिति निकल कर आई कि देश में हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र के साथ जो नेशनल सिक्योरिटी का इशू उठाकर
तथ्यों से भागने की जो सरकार की सोच थी, उसने इस देश के उस इंटेलेक्चुअल क्लास और इस देश के मिडिल क्लास पढ़े लिखे तबके के भीतर भी एक सवाल पैदा किया। सुप्रीम कोर्ट में भी आप जवाब नहीं देते और नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे को ले आते हैं। फिर उसके बाद था कि इस देश में सरकार जो फैसले लेती है, जो नोटबंदी का फैसला था, और अब जो आज आखिरी तारीख है 2000 रुपए के नोट के वापस करने की। क्या आपको पता है कि नोटबंदी जब कर दी गई, उसके बाद कितना खर्चा नया नोट छापने में हुआ? 7,965 करोड़ रुपए 2017 में नए नोट जो छापने की शुरुआत 2016-17 में हुई, इतना खर्चा हुआ। इससे पहले के बरस जो पुराने नोट चल रहे थे, उसमें खर्चा आता था 3,429 करोड़, दुगने से ज्यादा 7,965 करोड़। और उसके बाद की परिस्थिति जब आप देखना शुरू करेंगे तो कई सवाल आपके जहन में आएंगे। नोट को छापना, नोट को डिस्ट्रॉय करना, नोट को छापकर इस देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाने में जो खर्च आता है उसको व्यय करना, ये सारी चीजों का खर्चा कौन देगा? तो क्या प्रधानमंत्री का यह स्थिति, वह वाकई पाई पाई का हिसाब रखते हैं, वह भी धराशायी हो गया? क्योंकि एक झटके में 15,000 करोड़ से ज्यादा खर्च सिर्फ आपने इस आधार पे कर दिया कि आज 2000 रुपए का नोट बंद कर दीजिए, कल 1000 का बंद कर दिए थे, 500 रुपए का भी कर दिए थे, नया 500 रुपए का नोट छापेंगे। क्योंकि इसके पीछे जो कारण बताए थे वह भी धराशायी हो गए। वो चाहे इस बात को लेकर हो कि डिजिटल इकोनॉमी आएगी, अभी भी कैश चल रहा है, या इस बात को लेकर हो कि ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी। ब्लैक मनी बिल्कुल नए चेहरे के साथ पॉलिटिकल फंडिंग में किस रूप कर उभर कर आ गई, और जिस ब्लैक मनी का जिक्र स्विस बैंक से लेकर दुनिया भर के तमाम बैंक और जितने भी उस दौर में लीक हुए पेपर्स उसके जरिए उभर कर आई, सरकार ने उस पर क्या कार्रवाई की? सरकार आज तक नहीं बताती है। तो क्या सरकार ने कुछ भी नहीं किया? नैरेटिव्स जब ढहने लगते हैं तो सामने जो नैरेटिव्स बन रहे होते हैं उसको आप धराशायी करने के लिए निकल पड़ते हैं। और यह तस्वीर उसी बात का प्रतीक है कि आप उस नैरेटिव को, जो बना हुआ है नैरेटिव इस देश के भीतर में, जिसमें नैतिकता का पाठ होना चाहिए, जिसमें एक ईमानदारी होनी चाहिए, उस परिस्थिति को खारिज करने की दिशा में कैसे बढ़ जाए? क्योंकि यह देश जानता है कि अधिकतर नेता इस देश में करप्ट हैं। सबको पता है कि पार्लियामेंट के भीतर दागी नेता भरे पड़े हैं जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, और हर दूसरा पार्लियामेंट्री दागी है, हर दूसरा विधायक दागी है इस देश के भीतर। लेकिन लोग और इस देश की जनता हमेशा एक नेता खोजती है। उस नेता की खोज में जनता के सरोकार के साथ जुड़ती हुई राहुल गांधी की जो तस्वीर भारत जोड़ो यात्रा से निकली, उसको पलटने की दिशा में मीडिया और आईटी सेल क्या सक्रिय हो गया? उसके पास दूसरी कोई परिस्थिति नहीं थी। अगर इस दौर को समझे तो इस दौर में गवर्नेंस भी कैसे फेलियर हुई, क्योंकि कोविड काल के बाद पहली बार जो इस क्वार्टर का जो रिजल्ट आया, जो जुलाई से सितंबर 2023 का रिजल्ट सामने निकल कर आता है, वो बतलाता है कि कोविड के बाद पहली बार इस देश में सबसे कम प्रोजेक्ट्स पर काम हुआ, सबसे कम निजी पैसा उन प्रोजेक्ट्स पर लगाया गया। कुल खर्चा 377 प्रोजेक्ट्स को लेकर इस जुलाई से सितंबर के बीच की परिस्थिति में हुआ। उसमें 1,01,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, जिसमें प्राइवेट सेक्टर ने सिर्फ 26,000 करोड़ रुपए दिए। सरकार को लगाना पड़ा अपनी जेब से, अन्यथा वो प्रोजेक्ट भी पीछे खत्म हो जाते। यानी निवेश भी इस दौर में सबसे कम हो रहा है, निजी सेक्टर सबसे कम सामने आ रहा है, क्योंकि वह भी उन परिस्थितियों के बीच खड़ा है जहां पर जिस नैरेटिव को आर्थिक तौर पर गढ़ा गया, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को लेकर एक भपका जो इस देश के भीतर खड़ा किया गया, और चुनाव नजदीक आते ही प्रधानमंत्री ने खुद को गरीब बताया और इस देश के तमाम जो 50% से ज्यादा गरीब लोग हैं, उस गरीब को एक जाति और समुदाय बताकर खुद के उसके साथ खड़े होने की परिस्थिति में खड़ा कर दिया। और नैरेटिव यह भी बदला कि आप G20 में शामिल होकर देश को विकसित बना रहे हैं, आप 2047 तक इस देश की इकोनॉमी को विकसित देशों से आगे ले जा रहे हैं, आप इस दौर में चकाचौंध में खोए हुए हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव का जिक्र होता है वैसे ही आप खुद को गरीब बना लेते हैं। यानी गवर्नेंस के तौर पर, पॉलिसी के तौर पर और प्रोजेक्शन के तौर पर जो भी चीजें हो रही थी वो एक झटके में प्रधानमंत्री के नैरेटिव को खारिज करती है। और इसीलिए जब रावण की तस्वीर निकल कर आती है तो यह पार्टी का
कंगालियापन, खोखलापन और शायद उस दिवालियेपन की दिशा को उभारता है जिसमें अब अपने ही नैरेटिव को खोते हुए वो दूसरों के नैरेटिव को बदलने की दिशा में अपने उस नैरेटिव को उभार रही है कि इसके जरिए ही सही हमको चुनावी जीत मिल जाए। ऐसा होता नहीं है और यह परिस्थिति बीजेपी के भीतर डराने वाली है, क्योंकि उसे एक चीज तो महसूस हो गई है कि इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी के आश्रय जीत नहीं मिलेगी, चेहरे के आश्रय जीत नहीं मिलेगी, भाषण के आश्रय जीत नहीं मिलेगी, रोड शो करने के आश्रय जीत नहीं मिलेगी, अलग अलग जगह जाकर परियोजनाओं के ऐलान करने को लेकर जीत नहीं मिलेगी। स्ट्रेटेजिकली इलेक्शन कमीशन को भी अपने अनुकूल कर लें कि देखिए हमको कल भाषण देना है और उसके बाद आप चुनाव का ऐलान कर देना, तो उससे भी जीत नहीं मिलेगी कि अगर आप हर जगह जाकर कहीं 10,000 करोड़, कहीं 20,000 करोड़, कहीं 40,000 करोड़ की परियोजनाओं का जो ऐलान करते हैं उससे जीत नहीं मिलेगी, क्योंकि यह पूरा नैरेटिव इस दौर में बदल रहा है और इस बदलते हुए नैरेटिव को कैसे किस रूप में पकड़ा जाए यह चीजें गायब है। जब हम आपसे जिक्र कर रहे हैं कि विदेशी निवेश इस दौर में नहीं आ रहा है, तो सोचिए जो विदेशी निवेशक हैं सितंबर के महीने में पहली बार उन्होंने पैसा निकाल लिया 14,767 करोड़ शेयर बाजार से। इससे पहले वो लगातार डाल रहे थे और मार्च से अगस्त तक के बीच में 1,74,000 करोड़ रुपए उन्होंने डाले थे। सितंबर के महीने में निकालना शुरू कर दिया, क्योंकि यह देश उस इकोनॉमिक पॉलिटिकल एस्पेक्ट में चला गया जहां पर अब प्रधानमंत्री को जरूरत इस रूप में महसूस हो रही है कि अब उन्हें किसी नए नैरेटिव की जरूरत है और यह नैरेटिव एक दिन में बनेगा नहीं। जब इस पोस्टर को देखते हैं तो हो सकता है आपके जहन में एक बात और आए कि जब भारत जोड़ो यात्रा निकल रही थी तो उस वक्त कांग्रेस ने भी एक पोस्टर जारी किया था जो कि आरएसएस की हाफ पैंट में नीचे से दिया सलाई लगाकर उसमें आग लगा दी गई थी और उसमें से धुआं निकल रहा था। वो गलत था और इसको बाद में महसूस किया गया वो कितना गलत या सही था। वो गलत था और इसी का जिक्र होते होते जब महाराष्ट्र के भीतर सावरकर का जिक्र किया गया तो वह भी राजनीतिक तौर पर उल्टा पड़ गया, क्योंकि शिवसेना ने विरोध किया, एनसीपी कांग्रेस के साथ खड़ी नहीं हुई। हालांकि उस वक्त तक इस रूप में इंडिया बनकर खड़ा नहीं हुआ था जो मौजूदा वक्त में पॉलिटिकल पार्टी के गठबंधन के साथ खड़ा हो गया है, क्योंकि उस पूरी यात्रा ने एक समानांतर तरीके से लोगों के जहन में एक लकीर खींची कि इस देश के भीतर में अगर मीडिया सिर्फ सत्ता के ढोल पीटे विपक्ष को ना दिखाए, अगर मीडिया सत्ता की किसी भी कमजोरी पर कोई सवाल ना करे, अगर मीडिया सिर्फ ये बताने लगे कि यह देश चकाचौंध से सराबोर है, तो फिर अगर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा या कोई भी करता भारत जोड़ो यात्रा के जरिए इस देश को बांधने की कोशिश करेगा तो जनता उसकी साथ खड़ी होगी और इसीलिए वो तस्वीर उभर कर आती है जिसके जरिए राहुल गांधी लोगों के बीच तिरंगा लेकर चलते चले जा रहे हैं और लोगों का समूह चल रहा है। यह तस्वीर डिगाने वाली थी बीजेपी की उस विचारधारा को जो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को बोझ उठाकर चलती चली जा रही थी, क्योंकि वहां पर सवाल भूख का था, रोटी का था, रोजगार का था, महंगाई का था और इन सारी परिस्थितियों से बीजेपी दो चार हो ही नहीं पा रही थी। लेकिन जब ये मुद्दे उभरने लगे तब ये सवाल बड़ा होता चला गया कि इस देश के भीतर में एक नया नैरेटिव बन चुका है और उसी नैरेटिव का दबाव था कि समूचा विपक्ष मजबूरीवश सबको आना पड़ा इंडिया के छांव तले और सभी को एक साथ खड़े होना पड़ा, अन्यथा उन्हें इस बात का एहसास था कि जनता इस देश की पॉलिटिशियन के प्रति अच्छी राय रखती नहीं है। वो कोई भी पॉलिटिशियन हो, अहंकार उनके भीतर भरा होता है और उनको विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, सबको अपना काम तुरंत कराना है, आलीशान बंगले में रहना है, आलीशान गाड़ियां चाहिए, सब चीज चाहिए और इस दौर में तो हवाई जहाज भी आलीशान चाहिए। ऐसी स्थिति आ गई तो लोगों से जुड़ाव खत्म होने के बाद जब इस तरीके की परिस्थिति निकल कर आई कि हम रावण के तौर पर राहुल गांधी को खड़ा कर देंगे, तो यह कोई समझ ही नहीं पाया कि दरअसल बीजेपी की लंका तो राहुल गांधी की इस तस्वीर के जरिए ही कहीं बीजेपी के उस खालीपन को ना उभार दे जो उभरते हुए नई परिस्थिति में नए नैरेटिव को तोड़ने के बदले बीजेपी के ही नए नैरेटिव बता रही है। क्या इसके भीतर की राजनीतिक जमीन खिसक तो नहीं गई है? और यही वो सवाल है जिसको लेकर बीजेपी के चाणक्य हों या बीजेपी का आईटी सेल हो, वो पहली बार मात खा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।